नमस्कार, मैं स्मार्ट भूमि रोहित शर्मा। बिहार है और बिहार में गरीबी और शिक्षा अपने आप में बेमिसाल है। इन्हीं गरीबों के बीच में एक बड़ा चीज चलाता था, वो था कर्ज देकर गुलाम बनाने का तरीका, जिसे सूदखोरी कहते थे। बड़े बड़े जमींदार, सामंत इसी तरीके से सूद पर लगाते थे पैसा और जिंदगी भर उनके परिवार को बच्चों को गुलाम बनाते थे, अपना बट बेगार बनाते थे। और इस तरीके से वह पूरे पूरे मजदूरों की जिंदगी तबाह कर देते थे। और यह चीज को रोका गया, और तब रोका गया जब नक्सलवादी से उठी आग ने बिहार में जोर पकड़ा और नक्सलवादियों का आंदोलन शुरू हुआ। बाद में यह आंदोलन माओवाद आंदोलन बदला और इन लोगों ने इस चीज को रोका, कर्ज मुक्ति का, सूदखोरी का जो चीज था, जमींदारों को मारकर भगाया, खत्म किया और मजदूरों को राहत दिया। अब बिहार में माओवादी नहीं है, खत्म हो गए। 20 साल हो गए, माओवाद बिहार में नहीं है। इसका पुख्ता प्रमाण सरकार पेश करती है। अमित शाह कहते हैं कि माओवाद खत्म हो जाएगा तो लोग खुशहाल हो जाएंगे, लोग के घर में सोने की बरसात होने लगेगी, रोजगार, शिक्षा, सब चीज मिलने लगेगा। छत्तीसगढ़ में बोलते हैं। बिहार में खत्म हो गया माओवाद, लेकिन यहाँ के लोगों की स्थिति दिन ब दिन और ज्यादा बदतर से बदतर होती चली गई है। इसी प्रक्रिया में जिस सूदखोरी को माओवादियों ने बंद करवा दिया था, जमींदारों को मार कर खदेड़ दिया था और मजदूरों को मुक्ति का एक रास्ता दिखाया था, आज वह फिर एक नए रूप में पैदा हो चुका है। और यह है माइक्रो फाइनेंस कंपनियां, जो कि कुकुरमुत्ते की तरह बनी है और लोगों को कर्जा जाल में फंसाती है। और किस्त पर मोबाइल हो, किस्त पर सामान हो या किस्त पर ब्याज दे करके काम करवाने तरीका हो, उससे ये बड़े पैमाने पर पैसा कमाती है। और अगर कोई भी उपभोक्ता जो कि पैसा नहीं दे पाते हैं वक्त पर, उनके बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनको उठा ले जाते हैं, उनको आत्महत्या करने पर मजबूर करते हैं। इस पर ना तो सरकार कुछ बोलती है, ना ही पुलिस कोई कार्रवाई करती है। ऐसे ही मसले हैं और इस तमाम मसलों पर आज हम बात करेंगे तलाश पत्रिका की संपादिका मीरा दत्त से। आइए सीधा उनसे हम बात करते हैं। मीरा जी, ये जो माइक्रो फाइनेंस के तर्ज पर जिस तरह से लोगों को कर्ज के जाल में फंसाने का कोशिश किया जाता रहा है, इसको आप किस रूप में देख पाते हैं? पहले तो दर्शकों को नमस्कार। ये जो है, पहले तो ये देखना होगा कि किस वर्ग के लोग इसमें फंस रहे हैं, क्यों फंस रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि बिहार सबसे गरीब राज्य है, लेकिन आंकड़े जो सरकार के आ रहे हैं वो आंकड़े सही नहीं है। इस मायने में सही नहीं है क्योंकि मोदी जी ने खुद ही बोला कि 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में वो राशन देते हैं। तो 81 करोड़ कहीं ना कहीं आपको 50% से 50% से अधिक आबादी होती है। और बिहार में यदि सबसे ज्यादा निर्धनता है तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे तो 60-70% गरीब होंगे, ऐसा एक मोटा मोटी हिसाब रख सकते हैं। यहाँ की खेती भी, मतलब पहले जो खेती थी वो आज चौपट है, क्योंकि यहाँ हर साल कुछ जिले बाढ़ में और कुछ जिलों में सूखा पड़ता है। तो इस तरह से भी खेती, और खेती के लिए आप जानते हैं जो कारक आवश्यक है, जैसे खाद होता है, बीज होता है, उनका काफ़ी अभाव रहता है। कई तरह के उर्वरक पड़ते हैं तो वो समय पर नहीं मिलता है। किसान लाइन लगाते हैं, फिर रात भर लाइन में रहते हैं, 2-2, 3-3 दिन तक लाइन में रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें उर्वरक मिल जाए। तो वो भी नहीं मिलता है पैसे देने पर भी। तो वो सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, जिसकी वजह से खेती भी अच्छी नहीं हो रही है। तो हालांकि खेती इतनी हो जाती है कि लोगों का काम चल जाता है, वो अलग बात है।
तो लेकिन अगर खेती के जो आपने उत्पादन किया खेती से, अगर वो कम मूल्य पे बिकता है, या डिस्ट्रेस सेल जिसको बोलते हैं, तो अगर वो होता है तो वो मजदूर को अच्छी पैसे या वाजिब जो ये होता है श्रम का मूल्य, हाँ, श्रम का मूल्य वो नहीं दे पाते हैं, मजदूरी कम मिलती है। तो वैसे में वो लोग कहाँ जाएंगे? आखिर तो उनको कर्ज का ही सहारा लेना है। तो इसमें कर्ज लेने वाले के श्रेणी में काफी लोग हैं। जैसे आपको ज्यादातर यहाँ पे खेतिहर मजदूर हैं जो कि कभी खेती में मजदूरी कर लेते हैं, कभी जा करके वो निर्माण में मजदूरी करते हैं। तो इस तरह से मजदूर परिवार के लोग हैं ज्यादातर, और उसमें निचले मध्यम वर्ग के तबके के लोग हैं। तो उनको तो रोजी रोटी भी, रोटी चलाना भी, 2 बेले का भोजन भी वो नहीं कमा पाते हैं। जब वो 2 वक्त का भोजन नहीं कमा पाते हैं तो उनको हर अपने काम के लिए, जैसे बीमारी के लिए और पढ़ाने के लिए भी, बच्चों को पढ़ाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। वैसे कर्ज तो आप जानते ही आजकल मध्यम वर्ग के लोग भी शहरों में लेना शुरू कर दिए हैं, लेकिन वो उनका लेने का तरीका अलग है। उनको आमदनी पर मिलता है कि कितनी आमदनी है तब उनको कर्ज मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो आरबीआई के कानून है कि एक कानून ये भी है कि 25,000 नीचे किसी की आमदनी हो तो उसको ये कर्ज नहीं मिल सकता है। लेकिन ये सारे नियम ताक पे होते हैं, और जो सूद की भी दर होती है वो इतनी अधिक होती है। 2% अगर कागज में लिखा है तो वो 10% मासिक भी होता है, और वो वसूलने के वक्त में 10% वसूलते हैं। तो 10% मासिक का मतलब ये हुआ कि वो कहीं ना कहीं 120 से 130% वार्षिक, मतलब वो कर्ज की सूद लेते हैं। तो आप कह सकते हैं कि महाजनी प्रथा तो चली गई। महाजनी प्रथा तो आपने बताया कि अभी आंदोलन हुआ, काफी माओवाद आंदोलन या नक्सल आंदोलन हुआ, उसके बाद मतलब लोग कर्ज से मुक्त हुए थे, सूदखोरी से मुक्त हुए थे। लेकिन अब फिर से पिछले कई सालों से, क्योंकि लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है, ना ही खेती में पूर्ण रूप से काम मिल रहा है। खेती में भी 3 से 4 महीना से ज्यादा वो काम नहीं मिल पाता। अब 3-4 महीना भी नहीं, अब तो कई जगह में 10 ही दिन काम मिला साल में, समझिए उस तरह से हालत है। तो उनको कर्ज लेना पड़ता, वो बीमार पड़ते हैं। ये सरकारी आंकड़े भी हैं इसके कि कम से कम 50 से 55% लोग खेती में भी कर्ज लेते हैं, और वो कर्ज लेते हैं बीमारी के लिए भी कर्ज लेते हैं। उनको किसी को बेटी की शादी करनी है तो उसके लिए वो कर्ज लेते हैं। और अब जो है सो ये सिर्फ ये हुआ है कि कर्ज का जो लोग पहले महाजन थे, अब महाजन भी हैं, कम है, लेकिन उसकी जगह में निजी बैंक हैं और बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनियां भी जुट गई हैं। जैसे बजाज फिनसर्व वगैरह आता है, इस तरह कुछ कंपनियां हैं। कुछ कंपनी का मैं नाम बता देती हूँ। एक्सिस बैंक है, सिक्टा के पश्चिम चंपारण में स्वतंत्रता फाइनेंस लिमिटेड है, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, नम्रा फाइनेंस लिमिटेड, सत्या माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड एवं साटिन क्रेडिट केयर लिमिटेड कर्ज दाता कंपनी है। उत्कर्ष बैंक, आशीर्वाद फाइनेंस, सोनाटा फाइनेंस, इस तरह से बहुत सारी संस्थाएं हैं, और वो अपने दलाल के माध्यम से इनको कर्ज देते हैं। उनका हर जगह में ऑफिस नहीं होता है, और उनके जो एजेंट होते हैं वही जाते हैं, और एजेंट भी रहते हैं तो वो समझ लीजिए कि कोई शरीफ आदमी नहीं होता है, क्रिमिनल्स होते हैं वो। हाँ, अपराधी भी कह सकते हैं उनको आप। और वो जब जरूरत पड़ती है तो 2-3 आदमी मिल करके भी जाते हैं धमकाने वगैरह के लिए, वसूली करने के लिए। वसूली। मीरा जी, एक चीज बताइए मुझे, आप ये कितना, आपको बिहार में क्या आबादी लगभग 13 करोड़ के आसपास है जी। 7-8 करोड़ के आसपास लोग बोल रहे हैं कि यहाँ मतदाता है। हाँ जी। तो कितने प्रतिशत लोग बिहार में इस सूदखोरी के चंगुल में फंसे हुए लग रहे हैं आपको? आपने तो अध्ययन काफी किया इस पर है। मेरी इस पर बहुत अध्ययन नहीं है, लेकिन मैं मिली हूँ वैसे लोगों से कि पूरे बिहार के जितने जिले हैं, आप सभी जिले में चले जाएं और सभी जिले में मतलब लोग कर्ज लेते हैं। और यहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था, महिला कर्ज मुक्ति महिला सम्मेलन,
तो उसमें करीब करीब 22 जिलों से महिलाएं आई थी। और वैसे भी आप पटना में भी चले जाए ना, तो आप जो भी झोपड़पट्टी है, झोपड़पट्टी में चले जाएं, या फिर बहुत सारे जो कॉलोनियां हैं, कॉलोनी में भी आप चले जाएं, तो उसमें देखिए, इसका मैंने अभी कहा ना, भूमिहीन मजदूर है जैसे वो और यहाँ पे शहरों में भी जिनको घर भी है, छोटे मोटे घर हैं, उन लोग चूंकि बेकारी है, तो वो कोई धंधा चलाने के लिए कर्ज ले लेते हैं। उनको तो ये भी बकाया जाता है एजेंटों के द्वारा कि आप प्रेशर कुकर खरीद लीजिए, आप ये चीज खरीद लीजिए, आप टीवी खरीद लीजिए। मतलब उनको, वो नहीं भी चाहते हैं तो उनको जबरदस्ती किया जाता है कि आप ये सामान के लिए मतलब कर्ज ले लें, और इस तरीके से उनको फांसा जाता है। और वो ये भी नहीं पूछते हैं कि आप पर ये पहला कर्ज है कि दूसरा कर्ज है कि तीसरा कर्ज है, कुछ नहीं। बस उनको चाहिए कि वो बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे जॉब कार्ड हुआ आपका, आधार कार्ड हुआ, राशन कार्ड हुआ, आपको घर है कि नहीं है, चाहे फूस का ही घर है, चाहे जैसा भी है, मतलब ये सारी चीजें वो देखते हैं। अच्छा जी, अभी मैं एक महिला से बात कर रहा था, वो महिला कह रही थी कि उन्होंने एक लोन लिया था बजाज फाइनेंस से। वो कर्ज चुकाने के दिन के 5 दिन पहले से ही उनके यहाँ कॉल आना शुरू हो गया। रात को 2 बजे आवे, 3 बजे आवे, 11 बजे रात में आवे, और हर घंटे फोन आवे, इस तरह से बता रहे थे वो। तो इस तरह से परेशान करने के लिए क्या मसला है, ये क्या है? ये आपने ठीक कहा। देखिए, जो कर्जदाता है, कर्ज जो देते हैं, वो जानते हैं कि इनकी माली हालत अच्छी नहीं है, तो वो एक तो सॉफ्ट टारगेट देखते हैं कि किसको आसानी से फंसाया जा सकता है। तो महिलाएं आमतौर से घर में रहती हैं, वो मिल जाती हैं उनको, तो कोशिश ये करते हैं कि महिलाओं को ही ऋण दिया जाए। एक चीज ये, और उनकी नज़र उनके घर में अगर बच्चियां हैं या कुछ है तो उस पर भी रहती है, उनकी बुरी नज़र रहती है। और ये उनका उत्पीड़न का तरीका है कि वो किसी भी तरीके से उत्पीड़ित करके उनसे किस्त जमा करवाएं, और जो ज़्यादा सूद उन्होंने लगा रखा है वो वसूली हो पाए। तो इसके लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, क्योंकि एक कोई भी आदमी अगर मान लीजिए एक किस्त नहीं दिया तो इतना कुछ हाय तौबा मचाने की बात नहीं है, लेकिन वो लोग मतलब बहुत ही उत्पीड़ित करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनको धमकाते हैं, उनको कई तरीके से उत्पीड़ित करते हैं, उनको मतलब बोलते ठीक है। मतलब ये भी किसी किसी केस में देखा गया कि उनको कहा कि ठीक है, तुम्हारी बेटी है ना, उसी को ले जाएंगे, उससे हम ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। मैंने इस तरह की बात भी करते हैं, भद्दी भद्दी गालियां देना, आदमी को इतना ज़्यादा वो प्रताड़ित करते हैं कि वो कहीं ना कहीं मतलब शर्म से भी आत्महत्या करते हैं लोग। मीरा जी, अभी मैं एक व्यक्ति से मिल रहा था, संयोग से मैं आपको मिलवाना चाहता था उनसे। वो छोटा सा रोजगार करते हैं, कंप्यूटर पर ठीक ठाक करते हैं। तो उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने बजाज फाइनेंस से लगभग 60,000 रुपया लोन लिया उन्होंने जी। 60,000 में लगभग 8,000 रुपया बैंक मैंने वो कंपनी जो है पहले ही खा गई जी। बीमा के नाम पर। अच्छा। उनको मिला मात्र 52,000 रुपया। 52,000 रुपया की अदायगी के लिए उनसे लगभग 2.5 लाख रुपये वसूला गया। तो इसको आप किस में देख पाते हैं? क्या ऐसे उदाहरण आपको नजर में है? और भी जी बिल्कुल, हम लोगों ने देखा, जो महिलाएं आई थी या जो लोग गए थे उनसे मिलने के लिए, महिला नेत्री, जब जब घटना हुई है तो गांव से या बहुत जगह से बुलाहट आता है, जो संगठन है, महिला संगठन है, एपुआ है, तो उनके पास आता है। चूंकि वो लोग बहुत ही एक्टिव रहते हैं, रोज कुछ ना कुछ घटना महिलाओं के साथ हो रहा है, महिला बिल्कुल ही असुरक्षित है, रेप भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो उनका गांव गांव में मतलब है, संगठन है, तो वहां से बुलाहट आता है कि भाई, या पता चलता है, उनको इन्फॉर्मेशन भी आता है, और अखबार में भी कई बार निकलती, कम निकलता है लेकिन निकलता है अखबार में भी। तो उनको घटना पता चलता है तो फिर वो उस परिवार के साथ संवेदना प्रकट करने के लिए भी जाते हैं, और मतलब कोशिश ये की जाती है कि वो आत्महत्या वो लोग ना करें, या मतलब किसी तरह की जो दुर्व्यवहार हुआ है उसको भी मतलब कहीं ना कहीं ये किया जाए, कम किया जाए। अच्छा, आप उपवास गृहों से बात किए हैं और बताया भी, क्या इन घटनाओं पर पुलिस ने कभी कोई एक्शन लिया है?
क्या पुलिस में शिकायत लोग करते हैं? क्या ऐसे लोग जो लोगों को वसूली करने आते हैं, उनकी बेटियों को उठा ले जाते हैं, उनकी पत्नियों को उठा ले जाते हैं, उनके घर को जब्त करने की कोशिश करते हैं, क्या ऐसे लोगों पर पुलिस ने कभी कोई कार्रवाई किया है? ऐसे उदाहरण नजर में है आपके? नहीं, पुलिस ने ऐसे, सरकार तो बचती रही है, मतलब इन पर ज्यादातर आमतौर से यही होता है कि महिलाएं हल्ला करती हैं, मतलब एक समूह में मिल करके एक संगठन के रूप में जब हल्ला करती हैं या मिल जाती हैं जिन लोग प्रताड़ित हैं उसमें से, तब जा करके कहीं में, जैसे किसी का बच्चा उठा के ले गए थे, एक केस ऐसा भी था जैसे मैंने सुना, तो उनका बच्चा जब उठा के वो ले गया, तब फिर उन्होंने मतलब बहुत सारी महिलाओं को खबर किया और सब लोग इकट्ठे होकर के उसको, एजेंट को पकड़ा और मतलब उसकी बहुत ही मतलब दुर्गति की। तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा उस पे हल्ला हंगामा हुआ, पुलिस को भी खबर किया गया, पुलिस तो आई नहीं, लेकिन महिलाओं के हल्ला करने, गांव के हल्ला करने से फिर वो मतलब बच्चा उनका वापस किया। ये मतलब वो, लेकिन ये कार्यक्रम बहुत ही कठिन है, मतलब वो सारा दिन उनको लग जाता है, 2-2 3-3 दिन तक लोग लगे रहते हैं, तब ये होता है। लेकिन सरकार इस पे बिल्कुल काम कुछ नहीं कार्रवाई कर हमें लगता कहीं कहीं ये जो फाइनेंस कंपनियां हैं और ये सरकार जो है, दोनों की मिली भगत और पुलिस की मिली भगत चलती है इस प्रकरण में, ऐसा लग रहा है क्या? देखिए, सरकार की मिलीभगत तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन एक चीज है कि देखिए, जो अभी पूंजीवादी नीतियां हमारे देश में चल रही है, किसान, आपको पता ही है कि किसानों ने आंदोलन किया, किसान मतलब 1 साल से भी अधिक अभी आंदोलन पे थे, 20 और 21 में, 2020 में और 21 में लगभग। तो उनका आंदोलन, कितने किसान आप सुनते हैं, रोज किसान मरते हैं, आत्महत्या करते हैं, कर्ज के दलदल में फंसे हुए हैं। और ये लोग तो छोटे छोटे कर्ज लेते हैं, मैंने 50,000 60,000 जैसा अभी आपने वर्णन किया कि उतना ही कर्ज में उनको मतलब देना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए कई केस है इसमें, अगर आप कहें तो मैं बताऊंगी कि जो मुजफ्फरपुर सकरा प्रखंड में भुखली देवी और उसके पति शिवनाथ दास ने गांव के ब्रह्म स्थान के पेड़ में फांसी लगाकर जान दे दी। उसी तरह से 26 अगस्त को 2024 को सकरा के साजिदपुर गांव की घटना। अकबर अली सिलाई करने और आइसक्रीम बेचने का काम करते थे। पत्नी के पैर फ्रैक्चर के इलाज के कारण किस्त जमा नहीं कर पाए। एजेंटों ने बेटी के साथ अभद्रता की, उठा लेने की धमकी दी। पहले से ही टूट चुके अकबर अली को दिल का दौरा पड़ा और मृत्यु हो गई। तो इस तरह की घटना, मतलब सैकड़ों के तादाद में से घटनाएं घट रही है, हजारों की तादाद में। हाँ, घट रही है। ये एक ही गांव में नहीं है, ये कई इस तरह के घटनाएं, ये घटना कुछ प्रकाश में आई है जो कि आपने देखा है। हाँ, बाकी घटनाएं कितने दब जाती हैं। हाँ, दब जाती है, बहुत सारी घटनाएं दब जाती है। क्योंकि आप कहीं भी जाएं और अगर बात करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नीचे तबके में लोग मतलब कर्ज ले, देखिए कुछ गिने चुने जो लोग हैं, जो जुआ खेलने की आदत होती है वो लोग ले लेते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। लेकिन जिनका रोज प्रतिदिन का भी काम नहीं चल पा रहा है, जबकि उनके पति मजदूरी कर रहे हैं, वो भी खेत खलियान में जाके झाड़ू लगा रही हैं, ऐसा नहीं कि महिला भी बैठी हुई है, उसके बावजूद भी वो कहाँ से कर्जा ला के चुकाएं। मतलब उनके साथ ये समस्या है, बिना कर्जा के वो काम कर ही नहीं, जीवन चला ही नहीं सकते हैं, मतलब ये स्थिति पहुंच गई है। तो एक तरह से समझिए कि सरकार ने ढकेल दिया कर्जा में लोगों को कि लोग रोजगार की मांग न करें, रोजमर्रे की जिंदगी में फंसे हुए उलझे हुए रह जाएं, ताकि जो उनके डिमांड है, जो सरकार को जो एक कल्याणकारी राज्य को करना चाहिए था, वो ना कर सके कोई। अभी मेरा एजेंट से मेरी बात हो रही थी, बस मैं बोल रहा हूँ आपको। उसने कहा कि मैं वकील, पुलिस और पत्रकार को लोन नहीं देता। क्यों रीजन? वो जानते हैं कि इनसे हम चालाकी नहीं कर सकते, इनसे ज्यादा सूद नहीं ले सकते हैं, और अगर इनसे ज्यादा सूद नहीं ले सकते, दूसरा अगर चाहें तो वकील इनको झूठी केस में भी फंसा सकते हैं। तो उनको पता है कि
ये लोग तो चुप नहीं रहेंगे और इनका भांडा फोड़ होगा। मतलब कहीं भी सॉफ्ट टारगेट देखते हैं कि कमजोर तबके के लोग हैं जो कहीं बोल नहीं सकते हैं, हाँ, कहीं जा नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते हैं। बहुत ही माने पीड़ित तबका है, ऐसे लोगों को कर्ज देते हैं। हाँ बिल्कुल। मेरा जी एक सवाल मेरा रहेगा, ये जो कर्ज का जो मामला बतलाया है आप, ये बिहार में, क्या ये बिहार के बाहर भी है या पूरे देश में भी? जी जी, ये बिहार के बाहर भी है। हम लोग को तो खबरें और जगह से भी, आप अखबार में भी इक्का दुक्का तो निकल ही जाता है, लेकिन आप ऐसे देखिए तो असम में बहुत जोर इस पर चल रहा था कि इस पर माफी करे, कर्ज माफी करे। देखिए, आपने उद्योगपतियों का बिजनेस तो खुद सरकार चलाती है। बिहार में उदाहरण है, जैसे बिहार में देख लीजिए आप, जो ये स्मार्ट मीटर है, स्मार्ट मीटर है, तो स्मार्ट मीटर वाला वो अपना बेचे मीटर, क्यों सरकार उसका मीटर लेके लगा रही है, और वो उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन सरकार उस जनता पे थोप दी। और जनता पे थोपने का मतलब है कि हमारे जो लाखों घर हैं, मान लीजिए 5 लाख परिवार है, थोड़ी देर के लिए अस्यूम कीजिए कि बिहार में 5 लाख परिवार है, तो 5 लाख परिवार में कितना उनका बिक जाएगा? 5 लाख नहीं, ज्यादा ही होंगे, थोड़ी देर के लिए अस्यूम कीजिए। तो 10 लाख इन लोग स्मार्ट मीटर लगा चुके हैं। हाँ, उनको कर्ज भी मिल जाता है। कर्ज भी अभी पूरे भारत में बैंकों का पिछले 10 सालों में 12 लाख करोड़ रुपया कर्ज माफ किया गया है। हाँ, आप उनका कर्ज माफ कर सकते हैं, लेकिन इनका 50,000 60,000 नहीं माफ कर सकते। क्यों नहीं माफ कर सकते भाई? तो इसलिए कि ये फंसे रहेंगे, ये तो उलझे रहेंगे और आत्महत्या करेंगे, घर छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि इतना बेइज्जती होती है इनकी, इतने उत्पीड़ित होते हैं कि वो 3-4 लोग आ जाते हैं, कभी लाठी डंडे भी लेके आते हैं, और मैंने बहुत सारी शिकायतें हैं, बहुत अभद्रता की सीमा ये क्रॉस कर गए। मतलब इस तरह का काम करते हैं कि एक मतलब इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बना। उस डॉक्यूमेंट्री में एक महिला ने गवाही दी कि हम देखते हैं कि मेरे बगल से वो लड़की को मोटरसाइकिल पर बैठा के डेली ले जाते हैं, कर्ज इनका नहीं वसूली, और शाम को छोड़ जाते। मैंने आप सोचिए कि क्या उनकी जिंदगी रह गई है, क्या हम लोग की जिंदगी रह गई। तो इस तरह के लोग 80-90% लोग हैं बिहार में। मतलब ऐसा नहीं है, ये मैं कह रही हूँ गरीब तबका में अगर आप लीजिएगा तो ये मैं कह रही हूँ। हाँ, अब उसमें से कर्ज कितने लेते हैं? बहुत लोग लेते हैं। अब इसका तो देखना पड़ेगा, सैम्पलिंग करना पड़ेगा कि कितने लोग कर्ज लेते हैं। लेकिन आप जहाँ जाइएगा आप इस तरह की बातें आपको मिलेंगी, और इसको सरकार प्रमोट करती है, इसको बढ़ावा देती है, बढ़ावा देती है। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को जीविका, जैसे जीविका जो चलाया इन लोगों ने, तो उसमें भी लोगों को कर्ज देने के लिए कहती है, तो वो कर्ज लेते हैं लोग। हाँ, तो वो जीविका दीदी जो होती है वो कई तरह का काम करती है, उनसे करवाया जाता है कि ठीक है कर्ज बंटवाओ और ये करवाओ, ये सारा काम वो लोग करती हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत है सरकार की, क्योंकि हाँ, इसका कैपिटल बढ़ा है, पूंजी बढ़ा है पिछले 3 सालों में। मतलब इसकी पूंजी काफी बड़ी है, कितने ऋण बांटे गए हैं। अगर उनको मुनाफा नहीं है तो वो क्यों ऋण बांट रहे हैं? बिल्कुल। मेरा जी एक चीज बताइए हमको, सूदखोरों महाजनों का जो अत्याचार पहले हुआ करता था, सामंतों का, जहाँ पर कि लोगों को कर्ज जाल में फंसा करके पुश्त दर पुश्त गुलाम बनाने का बैठगाड़ी कराता था, उसकी बहु बेटियों की इज्जत लूटता था। आप कह रहे हैं कि ये चीज फिर से लागू हो गया है। उन चीजों को माओवादियों ने रोका था, देशवादियों ने रोका था, काफी लोगों ने अपना उस संघर्ष में अपना जान गंवाया, और उन दुश्मनों को जो अत्याचारी थे उसको गोली मार करके हो या गर्दन काट करके हो, जैसे उसको खत्म किया। अब माओवादी खत्म हो गया है, बिहार में नहीं है। अमित शाह बोलते हैं कि यहाँ पर स्वर्ग हो गया है। ये किसका स्वर्ग है, किसका नरक है? भाई, स्वर्ग तो शासक वर्ग का है। शासक वर्ग, अभी मैंने आपको कहा ना कि 12 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का, फेमस प्रसिद्ध उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया गया है ना? तो किसका हुआ स्वर्ग? स्वर्ग तो उन लोग का हुआ। नया पार्लियामेंट हाउस बनवाए हैं भाई। जब पुराना पार्लियामेंट हाउस था, जब ये एक गरीब देश है, इसके पास इतना पैसा नहीं है, तो ये फालतू खर्च क्यों? आप मुझे ये बताइए। और प्रधानमंत्री ही रहते हैं जिसमें वो पता नहीं 7 एकड़ में है कि 14 एकड़ में वो बंगला, 2 बंगले को एक साथ कर दिया गया। एक आदमी के रहने के लिए 14 एकड़ का या इतना बड़ा बंगला बनाने का क्या जरूरत था?
और अच्छा मेरा जी एक चाहिए, 10,000, 15,000, 5,000 का नरक तो न, आम आदमी के लिए है ना। आप मिडिल क्लास में भी देखिए ना, बहुत से घरों में लोगों को रोजगार नहीं है, तो वो अपराध में लिप्त हो गए। अपराध में लिप्त हो गए, बिल्कुल। ये मेरा जी बताइए हमको, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 कर्ज लेने वाले किसान या लोगों के यहाँ गुंडे जो पालते हैं, ये माइक्रो फाइनेंस वाले, ये लोग गुंडे ही पालते हैं, पर गैंग पालते हैं वो, जी। उठाने के, लड़की उठाने के लिए हो या पत्नी उठाने के लिए हो, तो महिलाएं इसका सब टारगेट होती है। और ये तो एक चीज मेरा जी, सिर्फ यानी एक प्रश्न का जवाब आपका छूट गया। ये पंजाब में इसके विरोध हुए, काफी विरोध हुआ पंजाब में। मतलब बहुत पहले ही हो चुका पंजाब में, क्योंकि पंजाब में पूंजीवाद तो पहले आया थोड़ा, है ना। वहां पे खेती अच्छी हुई और खेती से फिर उद्योग भी लगा, छोटे छोटे। बिल्कुल। तो वहां पे मतलब ये चीज पहले आ चुका है। आप तमिलनाडु में जाइएगा, तमिलनाडु में भी यही किस्सा है। सब जगह लोग कर्ज लेकर के फंस रहे हैं जी। और सब जगह औरतें परेशान हैं, ज्यादा औरत परेशान है। बिल्कुल। तो मेरा जी मैं कहना था, अभी मैंने सुना था एक जगह पर कि एक किसान मतलब ये नहीं दे पाया था ऋण, किस्त नहीं अदा कर पाए थे, तो उनके घर पर जो है मतलब महिला पर जो है चला दिया, ट्रैक्टर चला दिया, मार दिया उनको। तो ये भी घटना सामने आई है। लेकिन माल्या 15,000, 20,000 करोड़ का भाग गया, उस पर कुछ भी नहीं हुआ। नीरव मोदी 20,000, 25,000 करोड़ का भाग गया, उस पर कुछ नहीं हुआ। इसी तरह से बहुत सारे लोग लेकर भाग गए, उस पर कुछ नहीं हुआ। क्या अडानी, अंबानी या जो नीरव मोदी भागा है, या इन लोगों से अधिक मतलब अधिक लोन है लेते हैं क्या किसान? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका तो बहुत छोटा अमाउंट होता है। ज्यादातर का जैसे अखबारों में भी समाचार आता है, ऐसे आंकड़े भी हैं, वो 1 लाख 2 लाख इससे ज्यादा नहीं लेते हैं। बहुत कम केस में आप देखिएगा कि 5 लाख लिया, 10 लाख लिया। तो आप कभी समाचार पढ़िएगा कि अमिताभ बच्चन ने कई हजार किसानों का 1 लाख का लोन अपने तरफ से भर दिया। इस तरह की बातें भी आती है कि इक्का दुक्का प्रकरण ऐसा होता है। हाँ, ऐसा प्रकरण भी पढ़ने को मिलता है। चूंकि वो बहुत बड़े अभिनेता हैं, तो उनका नाम तो अखबार में आएगा, इग्नोर कर देते हैं। जैसे सोनू सूद के बारे में भी सुनते हैं, अभी जैसे पंजाब में बाढ़ आया तो बहुत मदद कर रहे हैं। तो कुछ लोग जो दे सकते हैं तो उनका दे करके मतलब कर्जा छुड़ा देते हैं, लेकिन वो कुछ हजार लोगों का छुटता है। लेकिन ये सरकार को कभी भी ये समझ में बात नहीं आती है कि ये काम सरकार को करना है, या किस तरह से ऋण लेने की बारी ही ना आए। भारी नहीं, रोजगार नहीं मिलता, लोग ऋण लेते हैं, फंसते हैं, अपनी इज्जत, या फिर मान मर्यादा सब गंवाते हैं। देखिए, सिंचाई का प्रबंध कर दीजिए, जल प्रबंधन का करिए, मतलब सूखे से निपटने का। कुछ हद तक तो भाई साइंस इतनी आगे चलेगा। आप मेट्रो रेल लगा रहे हैं, इतना हजारों करोड़, 13,000, 14,000, 15,000 करोड़ रुपया खर्च करके मेट्रो रेल पटना में लगा रहे हैं। तो आप क्यों नहीं छोटे छोटे बांध बना सकते हैं? क्यों नहीं उससे बिजली उत्पादन कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? जब सरकार को करना होता है तो वो कर्ज लेकर के मेट्रो रेल बना रही है, मेट्रो रेल लगाया है उन्होंने। आप उससे भी नदियों को भी सुंदर बना सकते हैं, गांवों को भी सुंदर बना सकते, सुंदर ही नहीं बना सकते हैं बल्कि उसे उत्पादक भी बना सकते हैं। क्योंकि आप यदि किसी संरचना को खड़ा करते हैं, मौलिक संरचना को, जैसे आप नहर बनाते, जलाशय बनाते हैं और सिंचाई का प्रबंध करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं गांव में भी हरियाली आएगी और वो अच्छा भी लगेगा। आपने इतने बड़े बड़े ब्रिज बनाए, पुल बनाए, पुल और ब्रिज बनाने में, हाईवे बनाने में नेशनल, ये बहुत खर्चा है। तो आप मार्केट को प्रमोट करना है तो आपने बना दिया, लेकिन क्या गांव गांव में आपको रास्ता मिलता है, दिखाई देता है कि गांव को जोड़ने वाली सड़कें हैं या राह है? ऐसा कुछ आपको दिखाई देता है? बच्चे जो है सो नदी में डूब के स्कूल जा रहे हैं, तो कभी आप देखिएगा कि पगडंडी में गिरते पड़ते, जहां बारिश हुई बस गड्ढे भर गए पानी से। इस तरह की चीजें हो रही हैं। मेरा जो एक सवाल रहेगा, महाजनों, सामंतों का सूदखोरी को माओवादियों ने खत्म किया, अब माओवादी खत्म हो गए, फिर से इस सूदखोरों का नया जाल सुनना शुरू हो गया बिहार में। हर घर लगभग लोग फंस रहे हैं, उनकी माओवाद की जतें लुटी जा रही है इस सूद के नाम पर, उनकी आत्महत्याएं हो रही है। क्या लगता है? पलायन भी कर जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से माओवादी बिहार में पहुंच जाएंगे, नक्सलवादी पहुंच जाएंगे लोग इसके खिलाफ लड़ने के लिए, क्योंकि सरकार कुछ कर नहीं रही है इसमें?
देखिए, आंदोलन तो होगा। अब कौन सा आंदोलन होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जहां आप माओवादी का नाम लीजिए, मतलब वो क्रांतिकारी कदम उठाए, मारे या नहीं मारे, हिंसा नहीं करे, क्यों आदिवासी क्षेत्र में सब हिंसा थोड़ी कर रहे थे। तो जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं हमारे देश के, उस जगह में ज्यादा तो सरकार ने मारा है। अब आप मार रहे हैं, ड्रोन से मार रहे हैं ऊपर सर नहीं उस पर मैं नहीं जा रहा। मेरा कहना है कि यहाँ पर अगर ऋण वसूली का सवाल लेकर के जो है माओवादी पनपा था, आज फिर ऋण वसूली का मसला आ गया है। जरूर हो सकता है, नहीं आंदोलन तो होगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आंदोलन नहीं होगी। क्योंकि इसमें अर्बन नक्सल माओवादी को मैंने तभी मैं सुन रहा था कहीं पर राहुल गांधी को बोल रहा था कि अर्बन नक्सल है, तो इसलिए अब किसी के लिए भी नक्सल बोलना करते हैं, जो भी विरोध करते हैं उन्हें नक्सल और ये माओवाद कह दिया जाता है। मतलब लग रहा है कि अगर इस तरह चीज चलती रही अगर, तो समाज में एक बार फिर हिंसा का दौर शुरू हो जाएगा। इन जो गुंडे महिलाओं को उठाते हैं, उसकी आत्महत्या में मजबूर करते हैं, उनकी हत्याएं शुरू हो जाएगी, उनके खिलाफ प्रतिरोध शुरू हो जाएगा, उनके खिलाफ सड़कों पर लोग उतर जाएंगे। भी कर्ज लेकर के मतलब आत्महत्या कर रहे हैं ना, तो किसान भी तो उसी वर्ग में आते हैं ना। तो किसान ने आंदोलन किया तो मतलब प्रधानमंत्री को वापस लेना पड़ा तीनों, हालांकि तीनों कानून, काला कानून को, कृषि कानून को वापस लेना पड़ा। लेकिन अभी जो है सो अभी लोग इस तरह से गोलबंद नहीं हुए हैं, लेकिन गोलबंद तो हो ही जाएंगे, क्योंकि वो भी कृषक समाज के, अधिकांशतः कृषक समाज के लोग हैं। अच्छा, मेरा जो एक सवाल है, अंतिम सवाल रहेगा आपसे कि इन मौजूदा स्थिति में जो देख पा रहे हैं, कर्ज वसूली और कर्ज देने का जो प्रयास चल रहा है, और उसके साथ भी जो गुंडों का एक लॉबी काम कर रहा है, लड़कियों को उठाने का, महिलाओं को धमकाने का, पुरुषों को गोली मारने का, मारपीट को धमकी देने का, सामाजिक तौर पर बचत करने का, 10,000, 20,000, 15,000, 50,000, 1,00,000 रुपए तक के लिए, तो आप ऐसे में जनता को क्या कहना चाहेंगे, जो इसमें भुक्तभोगी है या जो चाहते हैं ऋण लेना? ऋण लेना चाहते हैं तो उसको एक तो नियमित करना पड़ेगा। पहला स्टेप तो ये है कि हमको सरकार से भी कोशिश करनी पड़ेगी, आंदोलन करेंगे, और ये जैसे पंजाब में नियमित किया गया कि सरकारी बैंक कर्ज दे और कम सूद पर कर्ज दे, 2% पे, 3% पे, सालाना पे इनको कर्ज दे। और देखिए, गरीब बहुत सच्चे होते, ये पैसा वापस कर ही देते हैं, इन बशर्ते कि इनको मतलब कोई शारीरिक स्थिति या कोई हादसा के शिकार ना हो जाए, ये कर देते हैं वापस। और इन लोगों के मतलब घर भी, पटना में भी मैंने सुना कि सब कुछ बात हो रही थी, जिन महिलाओं ने जीविका दीदियों ने मतलब कर्ज दिलवाया था, कैसे किनका घर जब्त हो गया, मतलब 2 मंजिला घर भी जब्त हो गया कर्ज में। तो ये सब किस्सा भी मैं सुनी। मुझे सिर्फ वो है कि उसको हम सामने कैसे लाएं, मतलब अब उनके घर के लोग मिलते नहीं है, क्योंकि वो कहीं और चले गए, उनका पता लगाना भी मेरा जो अभी मेरा एक लास्ट और रहेगा, नीतीश कुमार ने अभी कहा है कि जीविका दीदी के माध्यम से ही 10,000 रुपया दिया जाएगा, और उसके बाद 6 महीने के बाद जो है 2 लाख रुपया दिया जाएगा। चुनाव के मामले लेकर के ये दिया गया है। क्या लगता है कि ये जो अभी एक खबर इसमें और आई है, जीविका दीदी जो है 10,000 देने के बदले में 2,000, 1,000, 1,500 रुपया पहले एडवांस ले रही है, घूस ले रही है, तब देगी। 2 लाख रुपया मिलेगा कि नहीं मिलेगा कौन जानता है, लेकिन ये घूस का सिलसिला शुरू हो गया है। क्या लगता है कि ये ऋण जो गवर्नमेंट दे रही है, नीतीश कुमार की तरफ से दिया जा रहा है, वो कितना रहेगा उपयोगी समाज के लिए, लोगों के लिए? कहना मुश्किल है। देखिए, ये तो समय बताएगा। और 10,000 रुपये में क्या होता है, मैंने अभी आपसे कहा ना, इतनी मंदी है कि कोई भी प्रकार का बिजनेस, उनके जो भी सामान वो बनाए, उसको बेचने के लिए भी सरकार को फिर प्रयास करना पड़ेगा, तभी ये ऋण कारगर हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। क्योंकि आप मॉल से सामान लोग मंगवा रहे हैं, हाँ, तो आप वहां पे गांव वाले का टोकरी का सामान कौन खरीदेगा, ये हमको बताइए। और सरकार इनकी बिजनेस चलाती है, बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स का। अब रोड पहले क्या था, सरकारी विभाग बनाती थी, ठेका रख लेती थी ठेकेदार को, और मतलब रोड बनवाती थी अपने देखरेख में, अपने निरीक्षण में सारा चीज करवाती थी। और आज देखिए, सब वैश्विक कंपनी है, ग्लोबल कंपनी है, लार्सन ट्यूब्रो, तो ट्यूब्रो बना रहा है, सब जगह रोड बना रहा है। उसकी जो ये स्टैंडर्ड भी ठीक नहीं है। शहर के अंदर की सड़कें ले ले तो वो समतल नहीं है,
और कई पुल गिरे हैं, ये तो आपको भी मालूम है, रोज समाचार में आ रहा है। तो उनका बिजनेस तो सरकार चला रही है। मुझे तो डर ये लग रहा है कि अभी पटना में जो मेट्रो बन रहा है वो पुल कब गिर जाएगा, मैं तो इससे डरा हुआ हूँ। वो तो मेरा भी अपना एप्रीहेंशन है, मेरा भी एक ये बहुत बहुत शुक्रिया मीरा जी, मैं आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं तो सोचना चाहूँगा कि ये मीरा जी ने जो जानकारी दिया है इसको आप गौर से सुनिए और इसको महसूस कीजिए कि किस तरीके से ऋण के जाल में सरकार फंसा रही है आपको, ताकि आपका नैतिक बल खत्म हो जाए। और इसके पहले जब इसी तरह की घटनाएं हुआ करती थी, जब महाजनों द्वारा, सूदखोरों द्वारा लोगों की माँ बेटियों के, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी, घरों से उठाए जाते थे और उनकी हत्याएं तक की जाती थी, और उसको रोका केवल और केवल नक्सलवादियों ने, माओवादियों ने। नक्सलवादी बिहार में नहीं है, बिहार में ख़त्म हो गए हैं। अब एक बार फिर ये धंधा जोरों पर है। बिहार में अब माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के जरिए छोटे छोटे लोन दे करके 10,000, 15,000, 20,000 दे करके जो है किस्त भरवाते हैं। अगर किस्त में 1 घंटे का भी देरी होता अगर है, या 1 दिन की भी देरी होती है अगर है, तो भयानक पेनल्टी लगाते हैं और 1200, 1800 रुपया या जो है बड़े पैमाने पर पेनल्टी लगा करके जो है वो ऋण वसूली करते हैं। अगर नहीं दे पाते हैं लोग, अगर वो भी समय पर, अगर तो उसकी माँ बहन बेटियों को उठा ले जाते हैं, उनकी इज्जत उतारते हैं, उनकी बेटियों की नीलामी लगती है, बोली लगाई जाती है, उनका इज्जत लूटा जाता है। और यह चीज़ें एक बार फिर बिहार में शुरू हो गया है। क्या सरकार इस पर कार्रवाई करेगी? अगर नहीं करेगी तो मुझे डर है कि माओवादी एक बार फिर बिहार में आएंगे और इन गुंडों को सबक सिखाएंगे, क्योंकि अगर सरकार नहीं कर सकती है तो माओवादी तो करेंगे ही, क्योंकि यह देश उनका भी है उतना ही जितना कि इस देश के सरकार किया ये देश है, क्योंकि जनता इस यहाँ की भुक्तभोगी है। जनता हथियार उठा लेगी, जनता हथियार उठा लेगी तो उसको आप क्या नाम देंगे मैं नहीं जानता, ये आप बेहतर जानते हैं। बेहतर हो समय रहते इस ऋण वसूली करने वाले गुंडों पर कार्रवाई करें, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराएं और ऐसे प्रकरणों पर सख्त कार्रवाई सरकार सुनिश्चित करें। मीरा जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आपने चीज़ों को बताया। हम कोशिश करेंगे सवाल पर जांच पड़ताल करने का और भी चीज़ें लागू करने का। देखते हैं कहाँ तक चीज़ें चल पाती है। आपका भी शुक्रिया मीरा जी, मैं एक बार फिर करता हूँ, आपने अच्छी जानकारी दी है और दर्शकों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को सुना, वार्तालाप को सुना। इन चीज़ों पर आप क्या महसूस करते हैं? क्या आपके आसपास में इससे कोई घटनाएँ हो रही है? अगर है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और इसके साथ ही आप इन गलत कामों के विरोध में खड़ा होने का भी साहस जुटाएं, सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं, लोगों को जागरूक करें और इसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। नमस्कार।